हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्लास 11th का अध्याय 6 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को अंग्रेजी में वर्क एनर्जी पावर के नाम से जानते हैं। और वर्क एनर्जी पावर में हम 3 स्टेप के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे सबसे कार्य के बारे में जानेंगे, और जब कार्य पढ़ लेंगे तो ऊर्जा के बारे में जानेंगे, और जब ऊर्जा पढ़ लेंगे तो किसके बारे में जानेंगे? शक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम कार्य के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, कार्य, ऊर्जा एवं प्रमेय ये क्लास 11th का चैप्टर है, और इस चैप्टर में सबसे पहले एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, कार्य ऊर्जा का प्रमेय, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जानेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, इसको प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, यानी कहने का सेंस यह है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर बाह्य के मतलब होता है, बाह्य के मतलब होता है बाहर की दिशाओं में। अगर बाहर की दिशाओं में कुछ कार्य किया जाएगा तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर ही वृद्धि हो जाती है। यानी कहने का सेंस यह है कि कोई भी वस्तु पर अगर हम बाह्य बल लगा के कोई कार्य करेंगे तो उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी, उस गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इसके विपरीत जब बल के विरोध कार्य किया जाता है, अगर इसके विपरीत बल के विरोध कार्य करेंगे तो गतिज ऊर्जा में कार्य के बराबर ही क्या होती है? क्षति होती है, यानी हानि होती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे है, अगला पॉइंट है अतः अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट है अतः अतः परिवर्ती बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, जिसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। और कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, और कार्य ऊर्जा प्रमेय न्यूटन के गति के प्रथम नियम के समाकलन के रूप में होता है। यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय का जो डेरिवेशंस होता है, और उस डेरिवेशंस को निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम का उपयोग से ही इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे सीखने वाले हैं, ये तो समझ गए कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। तो सिंपल शॉर्ट में बताइएगा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, और उसी परिवर्तन को कार्य ऊर्जा का प्रमेय कहते हैं। कार्य ऊर्जा का प्रमेय कहते हैं, सिंपल से वर्ड में जाना है। और कार्य ऊर्जा का प्रमेय गति के प्रथम नियम के समाकलन के रूप में होता है, यानी जो वर्क एनर्जी पावर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, ये न्यूटन के प्रथम नियम के समाकलन के रूप में इसको डेरिवेशन हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला है, अब कार्य ऊर्जा का प्रमेय को हम सिद्ध कैसे करते हैं, यानी निगमन कैसे किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय का निगमन। निगमन के मतलब होता है प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु होता है तो उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर लिखा है, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, कोई वस्तु है तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, यहाँ पे m है। अब वस्तु के प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या है बाबू? u है। u वेग से क्या है? गतिशील है। उस पर f बल लगा दिया जाता है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो सूक्ष्म विस्थापन ds में किया गया कार्य के मान क्या होगा? ये सारी पॉइंट का मतलब यह होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, और यहाँ पे कुछ कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है बाबू? m है। क्या है? m है। और यहाँ पे इसका m है, और इसका प्रारंभिक वेग u है, और यहाँ पे f बल लगा देंगे तो यहाँ पे कुछ विस्थापित दूरी होगा। विस्थापित दूरी कितना उत्पन्न होगा? ds। तो यह द्रव्यमान यहाँ पे चला आएगा, m चला आएगा यहाँ पे, और इसका वेग क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। यानी यहाँ पे u था, इसको f बल लगा दिए तो विस्थापित दूरी ds हो गया, और उसके बाद यहाँ पे वेग क्या हो गया?
v हो गया। तो यहाँ पे किया गया कार्य का मान क्या होगा, तो यहाँ पे w का वैल्यू क्या होगा, तो w बराबर, और देखिए यहाँ पे हम बल कितना लगा रहे हैं बाबू, यहाँ पे w बराबर, यहाँ पे बल कितना लगा रहा है, F बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, F। अब विस्थापित दूरी उत्पन्न कितना हो रहा है, तो ds, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ds। तो सूत्र क्या आ जाएगा बाबू, w बराबर क्या, Fs। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर समाकलन के रूप में इसको लिख रहे हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी एस। क्या हो जाएगा बाबू, एफ डी एस। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन्स के प्रथम नियम में हम बताए थे डी डब्ल्यू बराबर एफ बराबर क्या बताए थे सूत्र, एम ए। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ है, तो एफ के स्थान पर क्या रख देंगे, एम ए। अब बगल में डी एस है तो क्या रख देंगे, डी एस। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बात आप लोगों सरल रेखा में गति में बढ़ाए होंगे, चूंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यानी ए बराबर क्या जानते हैं, डीवी अपन क्या जानते हैं बाबू, dt। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बाबू, त्वरण बोला जाता है। त्वरण को किससे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ए है, तो ए के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए है, ए आया हुआ है, तो ए के स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, डीवी अपन क्या, dt हम लोग लिख सकते हैं। तो यहीं पे वो बात लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर हम कितना ले आए थे बाबू, यहाँ पे एम ए और क्या लाए थे, डी एस, और एम यहाँ पे एक वैल्यू डी भी अपन क्या आया था बाबू, डी टी, और बगल में डी एस है क्या, डी एस। तो इसी पॉइंट को लिखा हुआ है डी डब्ल्यू बराबर एम और डी भी अपन डी टी, ये त्वरण को लिखा हुआ है क्योंकि ये त्वरण ए के बराबर होता है। अब बगल में डी एस होता क्या है, डी एस। क्लियर हो गया। अब देखिए डी डब्ल्यू बराबर एम, अब देखिए डी एस को हम इस साइड ला देंगे और डी भी को उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस अपन डी टी गुणे डी भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे यह पॉइंट आप लोग जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे अब ds अपन dt को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, क्योंकि वेग बराबर यहाँ पर ds अपन क्या होता है, dt होता है। क्योंकि वेग में यहाँ पे विस्थापन और समय के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वेग। तो यहाँ पर ds अपन dt के जगह पर हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, यानी इसके जगह पर आपका v हो जाएगा क्योंकि यह v के बराबर होता है। तो यहाँ पे dw बराबर m, इसके स्थान पर v लिख देंगे, अब बगल में dv है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब बल द्वारा समय अंतराल में किया गया कार्य, अब बल द्वारा समय अंतराल में किया गया कार्य का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे W बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे वेग दो होता है, एगो फाइनल एगो इनिशियल। तो इनिशियल को u से, फाइनल को किससे, v से। और यहाँ पे कितना आया वैल्यू, एम भी, और यहाँ पे कितना है, dv, तो dv। क्लियर हो गया। अब W बराबर m को बाहर निकाल देंगे, जब m को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u, और यहाँ पे क्या बचेगा, m को बाहर निकाल दिए तो v बचेगा, और dv है तो यहाँ क्या लिखेंगे, dv। क्लियर हो गया, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यानी w बराबर m को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा, v और dv, और यहाँ पे वेग दो होता है, एगो प्रारंभिक एगो क्या, इनिशियल। यानी प्रारंभिक वेग आपका u है, अंतिम में क्या है, v है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को पहले ही 11th में जब मैथमेटिकल टूल्स आप लोग को सिखाए थे तो उसमें हम समाकलन का सूत्र बताए थे। समाकलन का सूत्र क्या होता है, समाकलन का साइन है x पावर n बराबर होता है, पावर में ऊपर और नीचे कितने को जोड़ देते हैं, एक को जोड़ देते हैं। तो यानी x पावर n का सूत्र होता है x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ये आपको समाकलन का सूत्र है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर w बराबर m, अब यहाँ पे देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो हम बताए थे कि पावर में एक जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पावर कितना है, x पावर, यहाँ पे पावर कितना है, तो यहाँ पे v पावर कितना है बाबू, v नु है, यहाँ पे v पावर 1 प्लस 1, अब बटा यहाँ पे 1 प्लस क्या, 1, यहाँ पे वेग है u और यहाँ पर क्या है, v है। तो यहाँ पे w बराबर हो जाएगा m, और यहाँ पे v स्क्वायर अब बटा कितना 2, यहाँ पे u और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v। वही बात को लिखा है m, और इसको जोड़ेंगे तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2, अब बटा कितना 2, यहाँ पे प्रारंभिक वेग u, अंतिम में क्या, v। ऐसे करके लिख लेगा। अब देखिए 1 बटा 2 m को हम कॉमन कर लेंगे, 1 बटा 2 m को एक बार कॉमन कर लेंगे। अब देखिए v के जगह पर एक बार v पुट करेंगे और एक बार v के जगह पर u पुट करेंगे,
तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W बराबर एम, और यहाँ पे देखिए v को एक जगह पर एक बार v पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बटा 2, माइनस यू के जगह पर एक बार u पुट कर, v के जगह पर एक बार u पुट करेंगे तो यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए W बराबर यहाँ पे 1/2 m को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस क्या बचेगा यू स्क्वायर बचेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है W बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम गुणा करते हैं तो 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र यानी किनेटिक एनर्जी का सूत्र हम क्या बताए थे बाबू, यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, इतना बात पता है। तो ये किनेटिक एनर्जी, यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग है तो इसको हम क्या लिखते हैं, अब देखिए आपको एम वी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको वेग दो तरीके को होते हैं, वो प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को किससे वी से। तो देखिए यहाँ पे 1/2 गतिज ऊर्जा, क्योंकि किनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, इतना सभी लोग को पता है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 जो होता है ये गतिज ऊर्जा होगा और 1/2 यू होगा, तो ये आपको अंतिम गतिज ऊर्जा होगा, ये जो होगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं वी से, प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं यू से, लेकिन दोनों तो है तो वेग ही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कार्य बराबर W को क्या बोलते हैं कार्य, कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस क्या प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और कार्य किससे डिनोट करते हैं W से, और अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को यहाँ पे डेल्टा के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू, डेल्टा के से, क्योंकि यहाँ पे कार्य को W से और यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा को, यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा को इनिशियल फाइनल यानी एफ के लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे एफ अंतिम फाइनल, और यहाँ पे प्रारंभिक इनिशियल। अब देखिए यहाँ पे W बराबर फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस क्या इनिशियल किनेटिक एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको यह जो होता है किसके बराबर होता है डेल्टा के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बल की क्या है, बल की परिभाषा अब यहाँ पे जानेंगे बल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बल क्या होता है, बल क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो कुछ विस्थापित दूरी उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कोई पिंड है, अगर इस पर हम बल लगाए एफ बल लगाए तो कुछ विस्थापित दूरी उत्पन्न होगा, यानी मान लेते हैं यहाँ पर ds उत्पन्न होगा, कितना उत्पन्न होगा ds उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे कार्य का वैल्यू क्या होगा, तो कार्य को किससे डिनोट करता है W से। तो यहाँ पे बल कितना लगा रहे हैं F, अब विस्थापित दूरी कितना उत्पन्न हो रहा है ds, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ds। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि कार्य क्या होता है, तो सिंपल से वर्ड बताएंगे बल तथा विस्थापित दूरी के गुणनफल, एक गुणा का फॉर्म है तो गुणनफल को क्या बोलते हैं बाबू कार्य बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्य की परिभाषा, यानी कार्य को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कार्य। यानी सिंपल से वर्ड में समझिए कि किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उस वस्तु की कुछ ना कुछ विस्थापित दूरी उत्पन्न होता है, और उसी विस्थापित दूरी को क्या बोलते हैं बाबू कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्य बोलते हैं। और कार्य किससे डिनोट किया जाता है W से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बाबू W से। और कार्य के मान में वस्तु की दिशा ज्ञात नहीं होती है, यानी कहने का सेंस यह है कि कार्य में वस्तु के दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पे एक बात पता होगा, कार्य जो होता है अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है अदिश राशि होता है। और कार्य के लिए महत्वपूर्ण शर्त यही है कि वस्तु में विस्थापन होना चाहिए तभी कार्य होगा। यानी कहने का सेंस यह है कि कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु में विस्थापित दूरी, अगर बल लगाने के बाद विस्थापित दूरी उत्पन्न हो रहा है तो कार्य होगा, अन्यथा विस्थापित दूरी उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कोई प्रकार के कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं,
जैसे कार्य का उदाहरण, जैसे मान लेते हैं कोई ब्लॉक बॉडी है, इसका द्रव्यमान क्या है बाबू, एम है, और एफ बल लगाकर धक्का देते हैं। तो एफ बल लगाकर धक्का दे रहे हैं यानी खींच रहे हैं, तो यहाँ पे विस्थापित दूरी कितना उत्पन्न हो रहा है, एस उत्पन्न हो रहा है। तो आपका द्रव्यमान यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इसमें विस्थापित दूरी उत्पन्न हो रहा है, और जब विस्थापित दूरी उत्पन्न होगा तो क्या होगा, कार्य होगा, यानी कार्य होगा। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई ईंट की दीवार है, एक किसका दीवार है बाबू, ईंट का दीवार है, अब कोई व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ईंट के दीवार को कोई व्यक्ति धक्का देगा तो क्या दीवार आपका थोड़ी गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, थोड़ी फंस जाएगा, नहीं फंस जाएगा। यानी इसमें किया गया कार्य का वैल्यू जो होता है शून्य के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे दीवार पर हम कोई भी बल लगाएंगे तो उसका विस्थापन के मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूरी उत्पन्न नहीं होगा। दीवार को धक्का देंगे तो आपको कुछ दूरी उत्पन्न होगा क्या, कोई प्रकार के दूरी उत्पन्न नहीं होता है। तो उस स्थिति में विस्थापन के मान शून्य होता है। जब विस्थापन के मान शून्य होगा तो किया गया कार्य का मान किसके बराबर हो जाएगा बाबू, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और कहने का सेंस यह है कि दीवार वगैरह पर धक्का देंगे तो उसमें विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा, और जब विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा तो किया गया कार्य का मान किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दोनों एग्जाम्पल को हम आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा है चित्र से स्पष्ट होता है कि वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। यानी पहला फिगर हम बताए थे, चित्र से स्पष्ट होता है कि कोई भी वस्तु पर हम बल लगाकर विस्थापित किया जा सकता है तो अगर कार्य हुआ है, यानी कोई भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु के में विस्थापित दूरी उत्पन्न होगा तो यह कार्य होगा। अगर विस्थापित दूरी उत्पन्न नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन में अगर बल लगाते थे तो कुछ विस्थापित दूरी ds उत्पन्न होता था। कितना दूरी उत्पन्न होता था, ds उत्पन्न होता था। क्या लगाने पर, बल लगाने पर, और इसी को क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्य। अब बी नंबर ऑप्शन में कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि दीवार पर बल लगाने से दीवार में विस्थापन नहीं हुआ। यानी कहने का सेंस यह है कि दीवार पर हम बल लगाएंगे तो दीवार तो घसकेगा नहीं, और जब घसकेगा नहीं तो उसमें विस्थापन दूरी उत्पन्न नहीं होगा, और जब विस्थापित दूरी उत्पन्न नहीं होगा तो किया गया कार्य का मान किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चल रहे हैं सूत्र का आगमन। अब यहाँ पे सूत्र का आगमन कैसे करते हैं, यानी सूत्र को हम कैसे निकालते हैं, कार्य का सूत्र का हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल की ही दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी W बराबर यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है बाबू, एफ ds होता है। तो किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे तो विस्थापित दूरी कितना उत्पन्न होगा, ds, और इसी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल के दिशा में हुआ विस्थापन। ऐसे भी बोल सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापित दूरी भी बोल सकते हैं, यानी W बराबर एफएस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए नंबर पॉइंट में यहाँ पे कोई m kg का द्रव्यमान है, इस पर हम बल लगा देते हैं तो विस्थापित दूरी s उत्पन्न हो रहा है, तो द्रव्यमान यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे बी नंबर पॉइंट में देखिए, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे है m kg का है, इस पर बल लगाते हैं कुछ ऐसे, तो देखिए यहाँ पे एफ बल लगाकर खींच रहे हैं। कितना बल लगाकर, एफ फोर्स लगाकर। तो लंबवत वाला घटक किसमें टूटता है बाबू, एफ साइन थीटा में। समांतर वाला घटक किसमें टूटता है, एफ कॉस थीटा में। तो यहाँ पे विस्थापित दूरी कितना उत्पन्न हो रहा है, ds उत्पन्न हो रहा है। कितना उत्पन्न हो रहा है, ds, या s भी बोल सकते हैं, ds भी बोला जा सकता है विस्थापित दूरी को। तो यहाँ पे द्रव्यमान आता है, तो इस स्थिति में यहाँ पे किया गया कार्य का मान क्या होगा। कहने का सेंस यह है कि चित्र ए से यदि किसी वस्तु पर एफ बल लगाकर एस विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होता है। यानी कोई भी वस्तु, देखिए यहाँ पे ऐसे हम वस्तु को खींच रहे हैं तो क्या वस्तु ऊपर ऊपर थोड़ी आ रहा है, वो नीचे नीचे हॉरिजॉन्टल रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज में आ रहा है तो उसी हम कंपोनेंट को लेंगे, यानी उसी घटक को लेंगे। यानी जो विस्थापित दूरी के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा
उसी एंगल को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एफ एस हो जाएगा। किया गया कार्य बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। लेकिन बी, चित्र बी में यदि किसी वस्तु पर एफ बल लगाते हैं तो विस्थापित दूरी यहाँ पे कितना उत्पन्न हो रहा है, एस, और उसके रिस्पेक्ट में कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो किया गया कार्य का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए W बराबर यहाँ पे क्या, एफ एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला घटक किस में टूट रहा है बाबू, कॉस में टूट रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे वाला घटक किस में टूट रहा है, कॉस में टूट रहा है, कॉस में टूट रहा है। तो यहाँ पे कॉस वाला घटक को लेंगे तो W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस कौन थीटा, कॉस थीटा। क्योंकि कोई भी वस्तु को, जैसे ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग को ऐसा हम लोग खींचते हैं तो नीचे नीचे ही आता है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज में ही आता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में जिसके साथ कोण बनता है उसी घटक को हम लोग लेते हैं। तो कोण तो बन रहा है आपका किसके साथ, यहाँ पे कॉस के साथ, तो यहाँ पे कॉस थीटा को हम उपयोग करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सदिश के रूप में कार्य, तो W बराबर यहाँ पे एफ एस होता है, और एफ जो होता है सदिश राशि होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है। विस्थापित दूरी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये सदिश फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर एगो तीर के निशान दे देते हैं, तीर के निशान को ही बोलते हैं सदिश फॉर्म। क्लियर हो गया। अब देखिए कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, देखिए कार्य का सूत्र सबसे पहले W बराबर क्या होता है बाबू, एफ एस होता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी वस्तु पर बल के मात्रा क्या होता है बाबू, न्यूटन होता है। विस्थापन के मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तब कार्य के मात्रा क्या हो जाएगा बाबू, न्यूटन मीटर। सिंपल से वर्ड में समझिए, W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। तो देखिए यहाँ पे W बराबर एफ एस होता है, तो W है तो W के यूनिट क्या, न्यूटन, यानी सॉरी W बराबर एफ एस होता है तो F की यूनिट क्या, न्यूटन। अब S विस्थापित दूरी होता है तो इसका यूनिट क्या, मीटर। तो SI मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो होता है ये जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू, जूल के बराबर होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एम के एस पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में, एम के एस पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है बाबू, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बात आप लोग याद करके रखिएगा, यहाँ पे एक जूल में कितना अर्घ होता है, 10 के पावर 7 अर्घ होता है। यह जो अर्घ जो होता है सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जूल तथा अर्घ में संबंध, जूल तथा अर्घ में संबंध देखते हैं। जूल तथा अर्घ में संबंध, जब किसी वस्तु को एक डाइन बल लगाकर 1 सेंटीमीटर विस्थापित कर दे तो उस पर कार्य 1 अर्घ होता है। यानी कहने का सेंस यह है कि 1 न्यूटन के बल लगाकर 1 मीटर की विस्थापित दूरी उत्पन्न करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं 1 अर्घ। क्या बोलते हैं बाबू, 1 अर्घ। कि कोई वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, 1 न्यूटन के बल लगाने के बाद 1 मीटर की विस्थापित दूरी उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, 1 अर्घ बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बताए थे 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे 1 जूल जो होता है जो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में चेंज करके लिखा है और सभी के लास्ट में कंक्लूजन निकाल दिया है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10 के पावर 7 अर्घ होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ विमीय सूत्र के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर एफ एस होता है, सभी लोग को जानकारी होगा। और कार्य बराबर क्या होता है बाबू, बल गुणे विस्थापन होता है, ये भी आप लोग को जानकारी होगा। और कार्य की यहाँ पे W बराबर ये भी बताए थे, एम ए डी एस पहले ही बताए थे। यहाँ पे द्रव्यमान, एम क्या है द्रव्यमान, ए त्वरण, और डी एस क्या होता है, विस्थापन होता है। तो देखिए द्रव्यमान, त्वरण, विस्थापन, ये तीनों को गुणनफल को भी कार्य कहा जाता है। तीनों को गुणा करने के बाद क्या मिलता है बाबू, कार्य मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्यमान, भार, विस्थापन, लंबाई होती है। अब देखिए कार्य का यूनिट क्या होता है बाबू, कार्य का यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर मीटर। और कार्य का एक और होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर भी होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कार्य का भीमा क्या होता है, क्योंकि कार्य को W से सूचित करते हैं। W बराबर क्या होता है बाबू, एफ एस होता है। और एफ आपका बल होता है, तो बल का भीमा क्या होता है, एम एल टी पावर क्या -2।
एस विस्थापन होता है तो विस्थापित दूरी को एक लेंथ होता है तो एल से डिनोट करेंगे। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो गुणा में रहता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जो कि एक कार्य के बीमा होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्य जो होता है बाबू, कार्य जो होता है अपने प्रयोग के आधार पर देखा गया है, कार्य जो होता है 3 प्रकार के होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे कार्य के मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसी आधार पर कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि कार्य जो होते हैं अपने प्रयोग के आधार पर देखा गया है कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। और इसी आधार पर कार्य जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। तो पहला कार्य है धनात्मक कार्य। कौन सी कार्य है बाबू, धनात्मक कार्य। तो चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट हम समझते हैं धनात्मक कार्य क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको कोण बनता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये कितना बनता है 360 डिग्री। अगर कोई कार्य फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, अगर कोई भी कार्य 0 से लेकर 90 डिग्री के, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी कार्य होगा उस कार्य को क्या बोलते हैं, धनात्मक कार्य। क्या बोलते हैं, धनात्मक कार्य। समझ में आ गया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। यानी धनात्मक कार्य के मतलब होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर जो भी हम कार्य करेंगे वह कार्य जो होगा पॉजिटिव वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या कौन कौन से एंगल आ सकता है, जैसे 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये सभी के सभी कोण आपको कितने कौन से कार्य में आएंगे, धनात्मक कार्य में आएंगे। जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री आ गया। ये चारों कोण आपको कौन से वर्क में आएंगे, पॉजिटिव वर्क में आएंगे। क्लियर हो गया। यानी कोई पूछेगा कि धनात्मक कार्य क्या होता है तो सिंपल से वर्ड में बताएंगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को कौन से कार्य बोलते हैं, धनात्मक कार्य बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो उसी भाषा को यहाँ पे लिखा गया है। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं बल के दिशा में हुए विस्थापन के बीच 0 का मान न्यूनतम और 90 डिग्री के बीच होता है। वही बात है, 0 से लेकर कहां तक, 90 डिग्री से कम, कम के मतलब बीचों बीच होता है, तब उस कार्य को क्या बोलते हैं, धनात्मक कार्य बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से ऋणात्मक कार्य, कौन सी कार्य है, ऋणात्मक कार्य। तो ये भी समझा देते हैं आप लोग। ये 90 होता है, ये आपको 90 होता है, ये 270 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है, पता है। अब यहाँ पे 0 होता है और देखिए 0 से लेके यहाँ पे 90। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 से लेके, अब यहाँ पे 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जो कार्य होता है तो उसको पॉजिटिव कार्य बोलते थे, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव कार्य क्या होता है। तो 90 डिग्री से 270 के बीच में, 90 डिग्री से 270 के बीच में अगर जो भी कार्य संपन्न होता है उस कार्य को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य बोलते हैं, यानी निगेटिव वर्क बोला जाता है। क्लियर हो गया कि 90 डिग्री से 270 के बीच में जो कार्य होता है उस कार्य को हम निगेटिव वर्क बोलते हैं। आप ही समझिए, कुदार उदार चलाते होंगे, चाहे कोई भी कार्य करते होंगे, अगर उस कार्य 90 से अधिक और 270 के बीच में जो हम कार्य करते हैं उसी कार्य को बोलते हैं कौन सा कार्य, ऋणात्मक कार्य। जैसे 120 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री से अधिक होता है तो ये निगेटिव वर्क में आएगा। जैसे यहाँ पे 135 हो गया, ये भी निगेटिव वर्क में आएगा। 160 हो गया, ये भी निगेटिव वर्क में आएगा। यानी आपको 90 से बड़ा होना चाहिए और 270 से छोटा होना चाहिए, तो उस स्थिति में आपको जो कार्य होगा निगेटिव वर्क होगा। क्लियर हो गया। उसी को भाषक वर्ड में लिखा है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल के दिशा में विस्थापन एस के बीच थीटा डिग्री का मान अधिकतम हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस प्रकार कार्यों को ऋणात्मक कार्य कहते हैं। कौन सी कार्य बोला जाता है, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। यानी कोई भी कार्य 90 से 270 के बीच में जो कार्य संपन्न होता है उसको बोलते हैं निगेटिव वर्क। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है बाबू शून्य कार्य। जब थीटा का मान 90 या 270 हो तो किया गया कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर कोई भी एंगल पे किया गया कार्य के मान 90 या 270 के बीच हो
तब उस कार्य को बोलते हैं कौन सा, 90 और 270 होता है तब उस कार्य को कौन से कार्य बोलते हैं, शून्य वर्ग, ए वर्ग यानी जीरो वर्ग बोला जाता है। यानी क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर कार्य करते हैं, अगर 90 डिग्री पर कोई कार्य होगा या 270 डिग्री पर कोई कार्य होगा, तो उस स्थिति में वहां पे जो वर्क होगा वह जीरो वर्क होगा। कितना वर्क होगा, जीरो वर्क होगा, क्योंकि 90 डिग्री के वैल्यू जो होता है जीरो होता है, और यहाँ पे 270 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे जैसे W बराबर यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा बताए थे, तो एफ एस कॉस यहाँ पे 90 डिग्री पर कोई कार्य निकाल रहा है तो 90, कॉस 90 के वैल्यू क्या होता है बाबू, जीरो होता है। तो जीरो से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यहाँ पे 270 भी रखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर हो गया। तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री। तो cos 90 का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, जीरो, या cos 270 का भी वैल्यू होता है क्या, शून्य। यानी कहने का सेंस यह है कि कोई भी कार्य है अगर यहाँ पे 90 डिग्री पे, कोई भी कार्य है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पर कोई भी हम कार्य करेंगे तो उस स्थिति में किया गया कार्य के जो मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लासेस में आप लोग को हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाने वाले हैं, ये वर्क पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, आपका एक वर्क हो गया, अब पढ़ाएंगे बाबू, वर्क तो आपको कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लासेस में पढ़ाएंगे एनर्जी, पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, एनर्जी। इसको हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करा देंगे।